हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के मिड टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मतलब है कि आपके पूरा सिलेबस यानी कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 7 तक के सारे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ले रखे हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर रखे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप आराम से याद कर लो और तब जाके आप एग्ज़ाम में अपना पेपर देना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो से और आपको देखने को मिलेगा पेपर में आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग आपको यही क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही हर चैप्टर से बनते भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप देखिए, समझिए, याद कीजिए। आप इसे लिख सकते हैं, पीडीएफ भी मैं आपको इसकी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर जाकर भी चैप्टर को इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री के सभी चैप्टर हमने डिटेल में करा रखे हैं, बिल्कुल डिटेल में। आप देखोगे प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप सारे चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, हर चैप्टर आपको मिल जाएगा और हर चैप्टर का जो सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन भी हमने कराया हुआ है। आपको सभी चैप्टर के सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप वहाँ पे इन क्वेश्चन को भी देख के जाना, क्योंकि जो आपका सपोर्टिंग है ना, इसमें से भी आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर थ्योरी आपको डिटेल में मिल जाएगा, कई कई पार्ट में वीडियो, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, बड़े बड़े चैप्टर है ना, तो बिल्कुल आपको डिटेल में करा रखे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर आपको यहाँ से देख लेने हैं, आपको सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन देखना है। और ये जो मैं वीडियो मैप भी आप देखोगे तो मैप की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर चैप्टर से जो मैप बनते हैं, कुछ कुछ चैप्टरों में से मैप बनते हैं, कुछ में से नहीं भी बनते हैं, तो जिस चैप्टर से जो मैप बन रहा है वो सारे मैप की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इन वीडियो को जरूर देख लो ताकि आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। और हर चैप्टर के नोट्स जो हैं, अगर आपको नोट्स फ्री में पढ़ने हैं तो सारे के सारे नोट्स जो है हमने अपनी वेबसाइट में डाले हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके eklavyastudypoint.com पे जाके सारे नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप है अपना। इस ग्रुप में जाओगे आप तो आपको इसकी पीडीएफ जो है लेक्चर की वहाँ पे डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लो। देखो, ये सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं, पहली बुक में से आपके चारों चैप्टर आ रहे हैं, दूसरी बुक में से आपके ये चैप्टर आ रहे हैं। इन सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे सिंगल वीडियो में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी पर आप इसे पूरा देखो, ध्यान से देखो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये सभ्यता जो है इसका पतन क्या है, यानी पतन का जो कारण है वो क्या है, कैसे इसका पतन हो गया, क्यों ये नष्ट हो गई सभ्यता। इतनी अच्छी सभ्यता थी, सब कुछ समृद्ध था, तो आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं जो कि इतिहासकार मानते हैं। एक कारण है बाढ़। ये कहा जाता है कि कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती थी, तो इस बाढ़ की वजह से ये जो सभ्यता थी इसका पतन हो गया था, यानी ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी। ठीक है, एक रीजन बताया जाता है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक। ये जो भूकंप होते थे, भूकंप के कारण भी ये सभ्यता का नाश हो गया, ये भी माना जाता है। ठीक है, अकाल भी इसका एक कारण माना जाता है, कई बार अकाल आ जाते थे, सूखा पड़ जाता था, उसके कारण भी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो नदियां थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था, इस कारण भी। क्योंकि देखिए, जब नदियां जो हैं अपना मार्ग बदल लेती हैं ना, तो जिस मार्ग से वो नदियां होकर गुजरती हैं वहाँ के आसपास के इलाके डूब जाते हैं, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल तबाही आ जाती है। ठीक है, तो नदियों के मार्ग बदल लेने के कारण भी ऐसा हुआ, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हो गए या आर्य के आक्रमण हो गए, इनके कारण भी ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसका पतन हो गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा कहा जाता है, तो ये कारण बन जाते हैं। पेपर में आपके आएगा ये, तो आपको ये कारण जो है लिखने हैं और ये हेडिंग आपके सामने है, इसको आप 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। वही क्वेश्चन लिए मैंने आप इस वीडियो में आपके लिए, जो हर बार पेपर में आते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी मुख्य देन या इसकी मुख्य उपलब्धियां कौन सी है। देखो, पेपर में जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आएंगे, बस उसकी लैंग्वेज कई बार घुमा देते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी मुख्य देन क्या है या इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना। आपको पता होगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसमें बहुत ही समृद्ध और उन्नत नगर योजना देखने को मिलती है, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत नगर जो है वो बसाए गए थे।
फिर एक विशेषता उपलब्धि ये भी है कि इसमें बेहतरीन जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था, पहले नालियाँ वगैरह बनाई थी, बाद में उसके अगल बगल में घर बनाए थे। ठीक है, यानी कि जल निकास प्रणाली जो थी इनकी काफ़ी बेहतरीन थी। फिर इनके पास विशाल अन्नागार थे, यानी कि जो अनाज होता है उसको स्टोरेज करने के लिए, जो भंडारण करने के लिए जो अन्नागार होते हैं जहाँ पे वो रखा जाता है, ये इनके पास बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। फिर इनके पास विशाल स्नानागार था, जिसका ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुछ पूजा पाठ या फिर सार्वजनिक पर्पज़ के लिए वो इस विशाल स्नानागार जो था उसका यूज़ किया जाता था। फिर सार्वजनिक भवन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जलाशय मिले हैं कई सारे हड़प्पा सभ्यता से, कुएं मिले हैं बहुत सारे, और अद्भुत भवन निर्माण कला, यानी कि उस समय में, आज से अगर हम 5000 साल पीछे जाते हैं तो उस समय में सीमेंट वगैरह भी नहीं होता था। ठीक है, तो उस समय में किस प्रकार से इतनी अद्भुत तरीके से ये जो बड़ी बड़ी ईंटों के पक्के मकान थे ये सब मिले हैं, तो ये काफ़ी मतलब हैरान करने वाली बात है। ठीक है, फिर उनका सामाजिक जीवन, ये भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में आपको विस्तार से बताना है। बिल्कुल, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, याद रखना, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ की जो नगर निर्माण योजना है वो बहुत ही अद्भुत थी, यानी बहुत ही प्लानिंग के तहत बसाया हुआ था। ठीक है, फिर क्या है कि हड़प्पा जो है वो अपनी जल निकास प्रणाली के कारण प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता को उसकी जल निकास प्रणाली के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी समृद्ध जल निकास प्रणाली थी। और ये जो सभ्यता थी यहाँ पे पूरा नियोजन के साथ आवास एवं नालियों का निर्माण किया गया था। नियोजन का मतलब है प्लानिंग, यानी यहाँ पे जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, आवास बनाए गए थे, और जो नालियाँ बनाई गई थी पूरे प्लानिंग के तहत बनाई गई थी। ठीक है, शहरों का नक्शा देखने पे ये पता लगा है कि सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, एक जाल की तरह बिछ जाती हैं सड़कें और गलियां, और एक दूसरे को कई बार समकोण पे भी काटती हैं, इस तरीके से इन्होंने सड़कें बना रखी थी। नेक्स्ट आपका कि घर में स्नानागार होता था। ठीक है, स्नानागार होता था, और ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, यानी कि एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे। एकांतता का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे जो घर होते हैं, हमारे घर का एक मेन गेट होता है, मान लीजिए अगर हमारा मेन गेट खुला हुआ है तो जो गली से जाने वाले लोग हैं वो आपके घर में ताक झांक कर सकते हैं। अगर आपका घर इस तरीके से बना हुआ है कि अंदर की सारी घर की सारी चीज़ें दिख रही है, तो इस तरीके से अगर बना हुआ है तो, लेकिन इनका सिस्टम क्या था, हड़प्पा सभ्यता वाले ये जो अपना घर बनाते थे इस तरीके से बनाते थे, यहाँ पे गेट है तो इसके सामने कुछ नहीं दिखेगा, यानी रूम के दरवाजे अलग होंगे, खिड़कियां अलग जगह पे होंगी, तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इस तरीके से बनाते थे। तो एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। इनकी जो बस्तियां थी वो दो भागों में आपको बटी हुई मिलेगी। ठीक है, एक दुर्ग हो जाएगा और एक निचला शहर हो जाएगा, तो इस तरीके से दो भागों में इनकी बस्तियां बसी हुई थी। ठीक है, फिर क्या है कि अनाज जो है, इनका जो अनाज होता था उसका स्टोरेज करने के लिए इन्होंने अन्नागार बनाए हुए थे जहाँ पे ये अनाज का स्टोरेज करते थे। फिर सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए एक विशाल स्नानागार भी बनाया हुआ था, जहाँ पे कभी पूजा पाठ का माहौल होता था उस समय में यहाँ पे इस स्नानागार का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के थे, और ईंटों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी मतलब बड़ी ईंटें होती थी और पक्की ईंटें थी, तो यहाँ पे पक्के मकान मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, ये सारी उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष जो थे वो कौन से थे। तो देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कृषि के बारे में, तो आपको याद रखना है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको बिल्कुल इसे याद करके जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कृषि की। क्या हड़प्पा के लोग कृषि करना जानते थे? अगर जानते थे तो वो कौन सी फसलें उगाते थे? ठीक है, तो ये सब समझेंगे थोड़ा सा। और अगर फसलें उगाते थे, कृषि करते थे, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे? क्या वो लोहे के हल यूज़ करते थे या लकड़ी के हल यूज़ करते थे? क्या बैलों का यूज़ करते थे? क्या होता था, मतलब इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ के जो लोग थे वो कृषि करते थे, यानी खेती करते थे। ठीक है, तो क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है यहाँ से अनाज के दाने मिले, इन दानों से ये पता लगता है कि ये लोग जो थे ये खेती करना जानते थे। गेहूँ उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था, दाल उगाई जाती थी। ठीक है, सफ़ेद चना हो गया, तिल जो है ये यहाँ पे मिला है, तो इससे पता लगता है कि ये लोग खेती करते थे। गुजरात की बात करें तो गुजरात से बाजरे के दाने मिले, यानी कि ये सबूत मिला है कि गुजरात के लोग बाजरा उगाना जानते थे। चावल के दाने जो है वो काफ़ी कम मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि चावल की खेती ना के बराबर ही यहाँ पे होती थी। ठीक है, और
अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि कृषि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते थे। ये देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस समय में लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे के बारे में तो जानते नहीं थे, तो ये हल जो होता था, इनकी हल की जो फाल होती थी वो लकड़ी की ही यूज़ होती होगी, ठीक है। तो देखते हैं, हड़प्पा के जो लोग थे ये खेती के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के लिए ये लोग क्या करते थे, कुएं से पानी लेते थे, या तालाब होता था तालाब से पानी लेते थे, और कई जगह पे नहर का प्रयोग भी करते थे। फसल कटाई के लिए औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ टेक्नोलॉजी हो गई जिसका इस्तेमाल करके ये लोग खेती किया करते थे। तो आपको ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषता जो है उस पर आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है, प्रकाश डालना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी आर्थिक विशेषता की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आर्थिक विशेषता में क्या है कि हड़प्पा वासी जो लोग हैं ये अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या काम करते थे, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये लोग कृषि करते थे, ठीक है। हड़प्पा वासी जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, और इनके व्यापार जो थे वो बाहर से भी होते थे, यानी देश के अंदर भी होते थे और देश के बाहर भी होते थे, ठीक है। हड़प्पा के जो निवासी थे वो शिल्प कार्य भी करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसी जगह है जैसे नागेश्वर, बालाकोट वगैरह, ठीक है, चौंद्रो वगैरह, आप देखोगे तो वहाँ पे कई जगह पे ना शिल्प के कुछ सबूत मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग जो थे ये शिल्प कार्य भी करते थे, मन के बनाना, आभूषण बनाना, ठीक है, इस तरीके के काम भी होते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो पशुपालन भी किया करते थे, यानी ये इनके कुछ मुख्य कार्य थे जिनसे इनकी आजीविका चलती थी। तो ये इनकी आर्थिक विशेषता हो जाएगी। अब बात करेंगे इनकी धार्मिक विशेषता की, ठीक है। मोहरे यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरे मिले, और मोहरों में क्या चित्र मिले, अनुष्ठान का दृश्य मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ से रिलेटेड है ये। फिर क्या है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रकृति को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। फिर जानवर यानी सींग वाला जानवर जो है इसकी उपासना की जाती थी, कई सारी मोहरे जो है उसमें सींग वाले जानवर की भी तस्वीर मिलती है। आद्य शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पा के जो लोग थे ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो थे ये पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। तो इस तरीके से ये इनकी धार्मिक विशेषता हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य जो था इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र होते थे, ठीक है। उसमें से एक तो इनकी राजधानी महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखनी है, पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र होते थे जिसमें तक्षशिला का नाम आएगा, उज्जैनी का नाम आएगा, तोसली का नाम आएगा और स्वर्णगिरी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख इनके प्रांतीय केंद्र हो जाएंगे, और जो इनका मेन केंद्र था वो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हो जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से इनका साम्राज्य यहाँ से चलता था। फिर क्या है कि साम्राज्य जो है इसके संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था। साम्राज्य को चलाने के लिए क्या करते थे, भूमि से भी आने जाने का काम करते थे और नदी मार्ग से भी आने जाने का काम करते थे। यात्रियों के खान पान की व्यवस्था की जाती थी, और जो इनकी सेना होती थी तो सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम होता था, यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए मेन माध्यम जो था इनकी सेना होती थी, ठीक है। फिर सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी इन्होंने एक समिति और 6 उप समिति इनके पास होती थी। तो देखिए ये ना, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो आपको ये बताना है कि इनकी एक समिति होती थी, ठीक है, सैनिक गतिविधियों के लिए, और 6 उप समितियाँ होती थी। इनमें से एक समिति का काम जो था वो नौसेना का संचालन करना होता था, ठीक है। पहली समिति जैसे होगी वो नौसेना का संचालन करेगी। दूसरी समिति जो थी वो यातायात और खान पान का जो भी मैनेजमेंट होता है वो करती थी। फिर जो तीसरी इनकी जो समिति थी वो पैदल सैनिक जो है उसका संचालन करती थी। चौथी जो इनकी जो समिति थी वो अश्वारोही जो भी होते थे इनके, ठीक है, जो अश्वारोही होते थे, जो घोड़ों का यूज़ करने वाली जो इनकी सेना वगैरह होती थी उसकी देखभाल करती थी। 5वीं जो है वो रथरोहियों, और 6ठी जो है वो हाथियों का संचालन करती थी। तो इस तरीके से इनकी 6 उप समितियाँ वगैरह जो थी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धि, ठीक है। तो 5 राजनीतिक केंद्र थे इनके, और राजधानी जो होती थी वो पाटलिपुत्र होती थी। ये चीज़ हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। शासन जो इनका था ये पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था। जब आप भारत का मैप देखोगे तो इधर जो पश्चिम की साइड में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिखता है, तो इनका अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान की तरफ भी इनका
जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। इनके पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी, एक मजबूत सेना थी, ठीक है। इनके पास एक बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था थी, इनके पास गुप्तचर भी होते थे। सैनिक गतिविधि के संचालन के लिए इनके पास एक समिति और 6 उप समिति होती थी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, वो सारी इसकी विशेषता में आपको डाल देना है, राजनीतिक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसी क्वेश्चन में आपके आगे पूछा हुआ था कि मौर्य साम्राज्य जो है इसकी आपको आर्थिक उपलब्धि के बारे में बताना है, ठीक है। तो आर्थिक उपलब्धि में देखेंगे, ये मूर्तिकला का काम करते थे, ये लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी इनकी आजीविका का एक मेन साधन होती थी, शिल्पकला का कार्य भी होता था, यहाँ पे सोने की खदानें होती थी, इसका भी काम होता था। तो ये सब इनकी आर्थिक उपलब्धियाँ हो जाएगी, या फिर आप इनकी आजीविका के साधन के रूप में इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अशोक के योगदान पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, अशोक की बात करते हैं तो अशोक को आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में ये महत्वपूर्ण था अशोक ने क्या किया था, कलिंग जो कि आज के समय में उड़ीसा में, इस पे विजय प्राप्त करी थी। और अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। यानी कि जो पहला ऐसा शासक है अशोक जिसने अपने अधिकारियों के लिए जो और प्रजा के लिए संदेश को जो पत्थर होते थे उस पे गुदवाना और पॉलिश किए हुए जो स्तंभ होते थे उस पे लिखवाना शुरू किया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, ठीक है। धम्म के तहत क्या थी, अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि इसमें क्या क्या था कि जैसे बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी चाहिए, जो दास होते हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के धर्म और उसकी परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये सब धम्म के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेख से यह भी पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। और अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामात नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है कि महामात जो अधिकारी हैं, ये 1 नंबर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महामात हैं ये क्या थे। तो आप कहोगे कि ये अशोक के अधिकारी थे और इनका काम क्या होता था, धम्म का प्रचार करना, ठीक है। ये धम्म है, धर्म नहीं है, ये धम्म का प्रचार करना, ये इनका काम होता था, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या होते हैं। इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमा पे आपको बताना है, यानी अभिलेख क्या है सबसे पहले तो ये समझाना है, फिर अभिलेख जो है इसका क्या महत्व होता है, ठीक है, ये बताना है, फिर अभिलेख की क्या लिमिटेशन होती है, क्या सीमाएं होती है, ये बताना है। तो कई बार आपके पेपर में सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि अभिलेखों की क्या सीमाएं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, बस इन्होंने छोटा कर दिया, या इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पत्थर पे या फिर मान लीजिए धातु पे या किसी मिट्टी के बर्तन पे जो खुदा होता है उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है। यानी कि पत्थर पे खुदवा के गुदवा कर लिखवाना जो है अभिलेख कहलाता है, ठीक है। ये धातु पे भी गुदवा के लिखवाया जा सकता है, ये भी अभिलेख होगा। तो ये कठोर सतह पे खुदे हुए होते हैं, इसको अभिलेख कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभिलेख जो है वो साक्ष्य, जो अभिलेख साक्ष्य है यानी जो सबूत है वो इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि इतिहास में अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है जैसे अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो हमें इन अभिलेखों से ही तो जानकारी मिल रही है, जो लिखित वाली जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। तो अभिलेख के माध्यम से जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो बीते काल की भाषा के बारे में पता लगाते हैं, यानी कि किस काल का वो अभिलेख है, उस काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, कौन सी भाषा प्रमुख थी, वो अभिलेखों से पता लग जाता है। फिर उस समय में कौन से राजा थे, क्योंकि अभिलेखों में राजा की प्रशंसा या राजा के संदेश लिखवाए होते थे, तो उसमें राजा का नाम होता था, तो उससे राजाओं के नाम पता लग जाते हैं। अभिलेख की तिथि का भी पता लग जाता है, क्योंकि किस तिथि में अभिलेख लिखवाया जाता था ये भी लिखा जाता था। अभिलेख का संदेश, ठीक है, और उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ये भी हमें इससे पता लगता है। तो ये इसलिए हमें महत्वपूर्ण है, या फिर आप कह सकते हो कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अभिलेख जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपर में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अभिलेख जो होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ कमियां होती है, कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, वो आपको बतानी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अभिलेख जो हमको मिलते हैं उसमें अक्षर जो है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं, यानी बहुत हल्का हल्का लिखा होता है, जो कि सही तरीके से समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। अभिलेख कई बार टूट जाते हैं क्योंकि पत्थरों पे लिखे जाते हैं, ठीक है, तो टूट भी सकते हैं, या फिर कई बार अक्षर जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी उसको समझना मुश्किल हो जाता है।
फिर कई बार अभिलेख का वास्तविक अर्थ निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्या उसमें मतलब संदेश दिया जा रहा है, उसका क्या रियल मतलब होगा, ये नहीं पता लग पाता है। अभिलेख की कई बार भाषा समझ में नहीं आती है, ठीक है, लिखा हुआ तो मिल जाता है कि भाई लिखित में है, पर वो भाषा ही नहीं समझ में आ रही, तो ये भी इसकी एक कमी है। फिर देखिए अभिलेख में जो डेली लाइफ होती थी लोगों की, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। देखिए अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे, पहले ये समझिए। अभिलेख को लिखवाने वाले कौन होते थे, राजा होते थे, ठीक है। ये अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखवाते थे, तो इसमें राजघराने के बारे में जानकारी मिल जाएगी, राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, राजा के संदेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो लोकल व्यक्ति है, यानी जो वहाँ का आम आदमी है, ठीक है, कॉमन मैन, उसके बारे में वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखवाया जाता उसमें कुछ भी। राजा के बारे में, उसकी प्रशंसा या उसकी उपलब्धियाँ, यही लिखवाई जाती थी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, क्योंकि जो पुरुषों और स्त्रियों के जो संपत्ति के अधिकार थे ना, वो अलग अलग तरीके से थे। तो कैसे थे ये देखते हैं। महाभारत के समय में स्त्री और पुरुष के संपत्ति पे जो अधिकार होते थे वो भिन्न होते थे, यानी अलग अलग होते थे। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति ये कहती है कि जो पैतृक जायदाद है, यानी जो जो विरासत में मिलने वाली जो जायदाद होती है, ठीक है, उस पर माता पिता की मृत्यु के बाद में सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था। यानी कि जैसे माता पिता हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो भी संपत्ति है वो उनके बेटों में बांट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन जो बड़ा पुत्र होता, जो ज्येष्ठ होता था, उसको कुछ विशेष मिल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता था, ठीक है। स्त्रियों को इस संपत्ति पे अधिकार नहीं मिला हुआ था। याद रखना कि जो माता पिता की संपत्ति होती थी, उनकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति जो है उनके पुत्रों में बांटी जाती थी, लेकिन वो जो उनकी पुत्रियां होती थी, जो बेटियां होती थी, उनको उसको नहीं मिलता था वो उसमें से अधिकार। लेकिन विवाह में मिले उपहार जो स्त्री धन कहलाता है, यानी जब महिला का किसी का विवाह हो रहा हो तो उस समय में जो उसको गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, जो स्त्री धन कहलाता है, वो जो है उस पे स्त्री का अधिकार होता था, ठीक है। और इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में भी चाहे तो ले सकती थी। विरासत में वो चीज़ें उसके बच्चों को भी मिल सकती है, और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ। इस पर क्या होता था, उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि स्त्री धन होता था। मनुस्मृति क्या कहती है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन को छुपाकर जमा करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। यानी जो महिला होती थी उसको यह अधिकार नहीं था कि वह परिवार से छुपाकर धन इकट्ठा करे या कोई बहुमूल्य वस्तु इकट्ठा करे, तो ये चीज़ उसको अलाउ नहीं होती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता हो, यानी किसी एक ही व्यक्ति ने महाभारत लिखी हो। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसी में जुड़े हुए, आपसे अलग अलग पूछ लेते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बताइए क्या महाभारत के रचयिता एक ही हैं, अगर है तो कैसे, तो समझिए। तो देखिए हम, क्योंकि आपको पता होगा, अपने चैप्टर की वीडियो अगर देखी हो तो मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में क्लियर बताया था कि महाभारत जो है काफ़ी लंबे समय तक लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्ष तक महाभारत का लेखन कार्य जो है वो चलता रहा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति की जो लाइफ होती है, ठीक है, एक व्यक्ति जो जीता है वो कितने साल जीता है। आज के समय में तो 60-70 साल में ही मर जाते हैं लोग, लेकिन उस समय में मान लीजिए 100 साल जी जाते थे, 125 साल जी जाते थे, कितने जीते होंगे। लेकिन ये तो हजारों साल तक लिखी गई है, 1000 साल तक लिखी जाती रही। तो एक व्यक्ति तो ऐसा हो नहीं सकता जो 1000 साल तक उसको लिखता रहे, क्योंकि मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। तो ऐसे में 1000 साल तक अगर ये लिखी गई है तो पहले एक व्यक्ति रहा होगा, फिर किसी दूसरे ने लिखा होगा, फिर किसी तीसरे ने, किसी चौथे ने, इस तरीके से इस पर लेखन कार्य चलता रहा होगा, तभी तो 1000 साल तक पहुंचा होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गई थी। तो समझ रहे हो, तो हम यहाँ पे क्लियर कह सकते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है कि महाभारत का एक ही रचयिता हो, क्योंकि ये लगभग 1000 वर्ष तक लिखी गई थी। महाभारत की मूल कथा का मतलब है ओरिजिनल, यानी जो, देखिए महाभारत पहले लिखी गई, फिर उसका अनुवाद भी हुआ, ठीक है, और कई कई भाषाओं में लिखी गई। तो जो ओरिजिनल लिखी गई थी, जो सबसे पहले लिखी गई थी, जो मूल कथा थी, वो लिखते थे भाट सारथी। अब ये भाट सारथी क्या होते हैं ये समझिए। भाट सारथी जो है ये युद्ध के समय में जाते थे अपने शासक के साथ में, ठीक है, उनका सारथी वगैरह होते थे ये। तो ये लिखा करते थे, इनको सूत वगैरह भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में ब्राह्मण जो थे उन्होंने इस पे अपना अधिकार कर लिया था और उसकी रचना को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका महाभारत के क्या एक ही रचयिता हैं, तो आप बताओगे नहीं, उसके कई रचयिता हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक लिखी गई है। मूल किसने लिखी है, तो भाट सारथी ने लिखी है, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। लेकिन
इसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, बहुत आसान है। देखिए, महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रही, अलग अलग भाषा में इसको लिखा गया, इसका अनुवाद भी आपको अलग अलग भाषाओं में मिलता रहा है। ठीक है, समय समय पर इसको लिखा जाता रहा, इसमें कई सारे श्लोक वगैरह ऐड होते गए समय के साथ साथ। तो यानी इसमें जो लेखन कार्य है वो लंबे समय तक चलता रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ है। अगर मान लीजिए महाभारत को केवल एक ही भाषा में लिखा होता, इसका अगर कोई अनुवाद नहीं होता, इसमें बाद में चीज़ें ऐड नहीं की गई होती, तो हम कहते हैं कि महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ नहीं है। लेकिन महाभारत को लंबे समय तक लिखा गया, कई सारे लोगों ने इसको मिलके लिखा होगा। ठीक है, और एक भाषा में नहीं लिखा गया, केवल संस्कृत तक सीमित नहीं रही, अन्य भाषाओं में भी लिखा गया, इसके अनुवाद भी अन्य भाषाओं में हुए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत में अलग अलग कहानियां, ठीक है, इसमें अलग अलग कहानियों को समाहित किया गया यानी जोड़ा गया। इन कहानियों को पत्थरों की मूर्ति और चित्रकला द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। महाभारत की जो कथा थी उसमें उसको नाटक, नृत्य और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, महाभारत की जो रचना है वो लंबे समय तक होती रही, अलग अलग समय में इसके अलग अलग रचयिता रहे होंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक गतिशील ग्रंथ है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि उन साक्ष्यों के बारे में, उन सबूतों के बारे में चर्चा करो जो ये बताते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मण के जो नियम थे उसका हर जगह पालन नहीं होता था, यानी ब्राह्मणों ने जो विवाह के नियम बनाए हुए थे उसका सभी लोग पालन नहीं करते थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, बंधुत्व और विवाह से रिलेटेड जो भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो आचार संहिता थी, जो नियम बनाए गए थे, उसका पालन जो था वो सभी जगह नहीं होता था। कुछ समाज में भाई बहन, जैसे चचेरे भाई बहन हो गए, मौसेरे जो कजन होते हैं, ये इनमें खून का रिश्ता नहीं माना जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा सभी समाज में नहीं था, यानी कि कुछ समाजों में इनका खून का रिश्ता नहीं होता था, लेकिन कुछ सभी समाज में ऐसा नहीं था, कुछ जगह पे इनको खून का रिश्ता ही माना जाता था। और ब्राह्मणीय जो नियम होते थे उसके अनुसार बहिर्विवाह को सही माना जाता था। ठीक है, बहिर्विवाह मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करना। ठीक है, और लेकिन कई जगह पे ऐसे भी सबूत मिले जहाँ पे एक ही गोत्र में, सेम गोत्र में आपस में ही विवाह कर लेते थे, जो कि ब्राह्मण के अनुसार सही नहीं था, यानी ब्राह्मणों के नियम थे कई सारे। ठीक है, उस नियम का सभी जगह पालन नहीं होता था। सातवाहन राजा जो है उसमें कई रानियां ने विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र धारण किया। देखिए, ये भी एक रूल होता था कि जब कोई महिला का विवाह किसी पुरुष से होता था तो विवाह के बाद उस महिला का जो गोत्र होता था वो बदल जाता था। ठीक है, पति का गोत्र हो जाता था। लेकिन जो सातवाहन राजा है उसमें कई सारी इनकी रानियां होती थी, और उसमें क्लियर ये पता लगता है कि उन्होंने शादी के बाद भी पति की जगह पिता का ही गोत्र धारण किया था। यानी कि इससे पता लगता है कि जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे शादी के, वो सब जगह उसका पालन नहीं होता था। ठीक है, कई जगह पे सेम गोत्र में शादी कर लेते थे, तो ये भी है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति दी है, यानी 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा मिलती है आपको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। इसमें से जो शुरू के 4 विवाह है ना वो उत्तम माने जाते थे। ठीक है, बढ़िया माने जाते थे। उसके अलावा जो लास्ट के 4 विवाह हैं उसको गलत माना जाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये विवाह पद्धतियां जो है उन लोगों में प्रचलित थी जो कि ब्राह्मणों के नियम को नहीं माना करते थे, यानी अस्वीकार करते थे। सातवाहन राजा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना। कुछ सातवाहन राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा को भी मानते थे, कई सारी पत्नियां रखते थे। दक्षिण भारत में भी कई जगह पे अंतर विवाह हो जाता था, यानी सेम गोत्र में शादी कर लिया करते थे, जो कि गलत होता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य जो महाभारत है उसकी मूल विशेषता पे प्रकाश डालना है। तो महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। इंपॉर्टेंट, देखिए, जिसको आप महाभारत के नाम से जानते हो ना आज के समय में, इसका जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। इसको जय संहिता कहा जाता था पहले के टाइम पे। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है। इसकी रचना हजार वर्ष तक लगभग आप मानो चलती रही, और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी होता रहा, कई भाषाओं में इसको रचा भी गया। इसके मूल रचयिता जो थे ये भाट सारथी थे, जो कि सूत भी कहा जाता था इनको। ठीक है, ये युद्ध में जाया करते थे अपने राजा के साथ में, वहाँ पे जो देखते थे उसके बारे में लिखा करते थे। महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है कि उस समय में क्या सिस्टम चलता था। ठीक है, महाभारत से उस समय के सामाजिक नियम क्या थे, वर्ण व्यवस्था के बारे में, उस समय में आचार संहिता के बारे में, नैतिक कर्तव्य, मूल्यों की जानकारी हमको मिलती है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में जो विवाद था उसका
उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, प्रारंभ में इसकी मूल कथा जो है भाट सारथी ने रची थी, लेकिन बाद में इस पे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया था और इसको फिर ब्राह्मणों ने भी लिखा था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पेपर में आता है काफी, जैन धर्म की उत्पत्ति और जैन धर्म की शिक्षा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो देखिए, जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो हैं वो ऋषभ देव है। अब यहाँ पे कई लोग महावीर को समझते हैं, तो देखिए महावीर जो है जैन धर्म के हैं, वो तीर्थकर है, लेकिन जो इसके संस्थापक है ये ऋषभ देव है। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। अब कैसे पहले आया था ये समझिए। देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर थे, यानी जैन धर्म के अगर हम बात करें तो जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर होते थे, और महावीर से पहले 23 तीर्थकर और रह चुके थे। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के द्वारा। तो बुद्ध और ये महावीर ये समकालीन है, यानी एक ही काल के, मान लीजिए आप इनको आसपास के हैं। तो जिस समय में बुद्ध धर्म शुरू हुआ था ना, उस समय में तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हो चुके थे, यानी जैन धर्म जो है इससे ज़्यादा प्राचीन है, उससे पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर जैन धर्म की शिक्षा भी ध्यान दीजिए। तो जैन धर्म के अनुसार पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, इसको प्राणवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर है, जो चट्टान है, जो जल है, इन सभी में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं ये, खासकर इंसान और जानवर के प्रति, पेड़ पौधों और कीड़ों के प्रति। ठीक है, इनका मतलब जो व्यवहार होता है वो काफ़ी अलग होता है। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से मना करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने से मना करते हैं। ठीक है, तो ये हिंसा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अहिंसा। फिर अब इनकी कुछ शिक्षाएं देखिए, जैसे हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन को इकट्ठा ना करना, ये सब क्या है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हो जाती हैं। जैन धर्म के विस्तार को समझिए। देखिए, जैन धर्म जो है भारत के कई हिस्सों में फैल गया था, और ये भारत से अन्य देशों में भी फैला, लेकिन बौद्ध धर्म जितना नहीं फैल पाया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, कई भाषाओं में साहित्य लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है, यानी भारतीय समाज संस्कृति को बौद्ध धर्म ने क्या दिया है, स्पष्ट करना है आपको। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसका भारतीय समाज और संस्कृति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवान बुद्ध जो थे, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था ना तो हमें बिल्कुल कठोर जीवन अपनाना चाहिए, यानी कठोर तपस्या में लग जाएं, ना ही हमें एक लग्जरी वाली लाइफ जीनी चाहिए। हमें मध्यम मार्ग, यानी हमारी लाइफ सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मध्यम मार्ग, यानी ना तो एकदम लग्जरी लाइफ होनी चाहिए और ना ही कठोर होनी चाहिए, सिंपल हमको जीना है। ये धार्मिक आडंबर जो होते थे उसको स्वीकार नहीं करते थे, ईश्वर वगैरह पे विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है अनित्य है और इसमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ये कहते हैं यहाँ पे कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पे, हर समय यहाँ पे कुछ ना कुछ संसार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और इन्होंने घोर तपस्या और विश्व शक्ति के बीच में मध्य मार्ग अपनाने की बात की है। ये कहते हैं कि जाति प्रथा जो है इसको बौद्ध धर्म ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म जाति प्रथा को नहीं मानता है। बुद्ध ने कहा कि समाज का निर्माण जो है वो इंसानों ने करा है, ईश्वर ने नहीं करा, ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या निर्देश दिया है ये समझिए। ये कहते हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, अब ये लाइन लास्ट वाली याद रखो। देखो, एक बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें सीधा सीधा ये लाइन इस तरीके से दे दी थी और आगे लिख दिया था स्पष्ट कीजिए, बस ये था क्वेश्चन। अब समझिए, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको आंसर में क्या लिखना है, ये कथन जो है वो भगवान बुद्ध का है। इनके अनुसार क्या है, ये मतलब लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें खुद से अपने बारे में सोचना है, खुद ही अपने रास्ते, जो रास्ते में समस्या आनी है उसका सोल्यूशन हमें खुद ही करना है। ठीक है, और खुद ही मुक्ति का मार्ग जो है हमको ढूंढना है, ये बताना चाहते थे। अगला है कि बौद्ध धर्म के संगठन और नियम जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो बुद्ध के शिष्यों का दल जो था वो तैयार हो गया था, इसलिए उन्होंने संघ बनाया। ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाया। ये लोग जो थे ये बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीते थे। इनके पास केवल जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तु होती थी, जैसे एक दो जोड़ी कपड़े हो गए, ठीक है, कुछ बर्तन हो गए, बस इतना ही होता था। शुरू में तो ये सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। जो एक बार भिक्षु बन जाता था, उसे पुरानी पहचान त्याग देनी। जैसे मान लो कोई राजा है, वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता था
और वो भिक्षु बन जाता था। तो ऐसे में अब वो राजा नहीं रहा, अब उसकी पुरानी पहचान खत्म हो जाती थी, अब वो भिक्षु के रूप में एक नई जिंदगी उसकी शुरू होती थी वहां से। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पे प्रकाश डालना है। तो देखिए, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, और स्तूप में जो भगवान बुद्ध थे इनसे जुड़े हुए अवशेष जो थे वो उसको गाड़ दिया गया था, ठीक है। और स्तूप जो था, स्तूप बनाने की परंपरा जो है वो पहले से थी, यानी बौद्ध धर्म से पहले से ये परंपरा थी, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ गई, इसीलिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम इसको मानते हैं। स्तूप की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, अंडाकार। तो स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला, यानी ये अंड भी इसको कहा जाता है। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वो काफ़ी जटिल हो गई। पहले क्या होता था, ये मिट्टी का गोल आकार के होते थे स्तूप, कच्चे कच्चे। इसमें बाद में क्या हुआ, इसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, इस तरीके से अगर आप कभी कोई स्तूप देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, यानी एक छज्जे टाइप का होता था। और ये छज्जे जैसा ढांचा जो था ये देवताओं का प्रतीक होता था। किले के चारों ओर एक वेदिका होती थी और जो पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। बाद में क्या हुआ, पहले देखिए क्या होता था, पहले होते थे ये कच्चे मिट्टी के टीले होते थे, बाद में फिर ये पत्थरों से मजबूत बनाए जाने लगे, ठीक है। बाद में फिर इसके ऊपर हर्मिका वगैरह बनाई जाने लगी, छज्जा सा बनाया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके चारों ओर तोरण द्वार वगैरह बनाए जाने लगे, यानी इसका चारों ओर से घेर दिया जाता था, इसको बंद कर दिया जाता था, ताकि ये पता लग जाता था कि ये सामान्य दुनिया से ये अलग चीज़ है और ये कुछ धार्मिक स्थल है या जो भी है अलग है इनसे, ठीक है। इस तरीके से इसको देखा जाता था। बाद में इसमें तोरण द्वार बनाए गए, मैंने बताया था ना, तोरण द्वार बाद में यहाँ पे लगा दिए गए थे, कुछ गेट वगैरह लगाए जाते थे, स्तंभ लगाए जाते थे, ठीक है। तोरण द्वार जो है उस पर नक्काशी की जाती थी। तोरण द्वार जो थे ऐसे होते थे, देखो ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे उनके शाही उस पर नक्काशी करी जाती थी। और ये स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान बाद में बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत का किस प्रकार वर्णन किया। इब्न बतूता जो था वो अपने विवरण में भारत का कैसे वर्णन करता था, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए, भारत में इब्न बतूता जब आया तो उसने यहाँ पे देखा कि संचार प्रणाली कैसी है, तो ये भारत की संचार प्रणाली को देख के दंग रह गया, यानी बहुत ही अनूठी और बहुत ही बेहतरीन संचार प्रणाली भारत में थी, जिसके बारे में इसने लिखा, ठीक है। इसके बारे में इब्न बतूता ने विस्तार से लिखा था। इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा का भी विवरण किया, क्योंकि यहाँ पे दास प्रथा भी थी। इब्न बतूता ने नारियल और पान जैसे वनस्पति जो है इसके बारे में भी लिखा, क्योंकि नारियल और पान जो है ये इसके बारे में ये जानता नहीं था, क्योंकि इसके जो पाठक थे, इसको जो पढ़ने वाले थे, वो इस चीज़ से बिल्कुल अपरिचित थे, ठीक है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में भी लिखा। उसने बताया कि जो भारत के जो शहर है वो अवसरों से भरपूर है, यानी कि अगर आप काम करने की इच्छा रखते हो तो आपके लिए यहाँ पे रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ पे अवसर बहुत सारे हैं। और भारतीय व्यापार के बारे में, बाजार के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। भारतीय कृषि के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है। वो बताता है कि भारत की जो मिट्टी थी ये बहुत उपजाऊ थी, जिस कारण यहाँ पे क्या था, किसान जो है आसानी से साल में 2 फसलें उगा लेता था। भारत में बने माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। भारतीय जो सूती कपड़ा होता था और मलमल का और यहाँ पे शिल्प कार्य जो था ये काफ़ी सराहनीय था, ठीक है। इब्न बतूता ने भारतीय गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था भी थी। तो ये सारी चीज़ें इसने भारत में देखी और इसके बारे में इसने लिखा है। और अगला क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या कीजिए, यानी अल बरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है इसको समझाना है। तो देखिए क्या इसने विवरण करा है, इसे समझिए। अल बरूनी कहता है कि इस अल बरूनी ने कोशिश की है बताने की कि जाति व्यवस्था जो है वो केवल भारत में नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था जो है ये फारस में भी है और दूसरे देशों में भी है, ठीक है। अल बरूनी ने बताया कि जो प्राचीन फारस था ये भी 4 वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है। पहला वर्ग जो था वो था घुड़सवार और शासक वर्ग आ जाते थे, जो उच्च वर्ग मान लो आप इसे। फिर भिक्षु और पुरोहित दूसरे वर्ग में आ जाते थे। तीसरे वर्ग में वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोल शास्त्री वगैरह आ जाते थे। और चौथे वर्ग में जो थे किसान या फिर जो शिल्पकार वर्ग हो गया या मजदूर वर्ग हो गया, ये किस में आ जाते थे, चौथे वर्ग में आ जाते थे। यानी जो भारत में जिस प्रकार से जाति व्यवस्था थी, इसी प्रकार से अन्य सभी देशों में कुछ ना कुछ वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होती थी। इसके बारे में बताया था। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी व्याख्या है इसको इसने सही नहीं माना, ठीक है। इसने जो अपवित्रता की जो मान्यता थी, जो ब्राह्मण जो थे वो जो कुछ जातियों को अछूत मानते थे, अपवित्र मानते थे,
इस चीज को इसने स्वीकार नहीं करा अल-बिरूनी ने। अल-बिरूनी क्या लिखता है कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो वापस से अपनी पवित्रता की मूल स्थिति में आने का प्रयास करती है, ठीक है, और सफल भी होती है। इसके लिए कुछ इसने एग्जाम्पल भी लिए, जैसे कि एग्जाम्पल है सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, और समुद्र जो है, समुद्र में जो नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी ने ये जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीना जो है वो असंभव हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जाति व्यवस्था जो है उसमें अपवित्रता की जो अवधारणा है उसको अल-बिरूनी ने नहीं माना। उसको ये कहता था कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यानी भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसको ये गलत मानता था। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर ने अपनी पुस्तक में पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार से करी। तो समझिए इसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। देखिए, जो फ्रांसुआ बर्नियर था वो भारत में आया, भारत को उसने देखा, भारत में यात्रा करी, भारत को समझा, भारत के रीति रिवाज को देखा। जो भी वो भारत में देखता था, ठीक है, जो भी वो भारत में देखता था उसकी तुलना वो यूरोप से कर देता था, यूरोप की जो स्थिति थी उससे कर देता था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया, यानी एक तरफ वो यूरोप को रखता और दूसरी तरफ भारत को रखता और दोनों की तुलना कर देता, और ये कहता कि भारत की स्थिति जो है वो बेकार है, यूरोप जो है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से देखता था। बर्नियर के कार्य जो थे वो फ्रांस में 1670-71 में छपे थे, यानी प्रकाशित हुए थे। अगले 5 वर्ष के भीतर अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतावली भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच में इसका जो वृत्तांत थे, जो भी इसने देखा था, लिखा था, वो फ्रांसीसी में 8 बार दोबारा से छप चुके थे। 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हो चुके थे, यानी कि इसने जो भी भारत के बारे में देखा, लिखा, वो कई कई बार छपा, कई कई बार पुनर्मुद्रित हुआ, कई कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, ठीक है। बर्नियर ने जो ग्रंथ लिखा था उसको बोलते हैं ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल कालीन भारत की तुलना जो थी वो तत्कालीन यूरोप से कर दी थी और यूरोप को श्रेष्ठ बताया था। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, ठीक है, पूरा सीक्वेंस में उसको लिखा, और इससे भारत जो है वो पश्चिमी दुनिया में निम्न कोटि का प्रतीक होता था। यानी पश्चिमी दुनिया से जब भारत को कंपेयर करते थे ऐसा लगता था भारत जो है निम्न कोटि का है, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, यहाँ की प्रथाएं जो है वो काफ़ी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से। अगला है कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो है इसमें फ्रांसीसी यात्री ने किन विषयों का वर्णन करा था, यानी कि जो फ्रांसुआ बर्नियर था उसने अपने ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन किया था। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में जो भिन्नता थी, मूल भिन्नता जो थी, उसमें से एक थी निजी भूस्वामित्व का अभाव। भारत में जो भूमि होती थी वो राज्य के हाथ में होती थी, ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा निजी भूमि यानी अपनी प्राइवेट भूमि नहीं होती थी, उस पर उसका खुद का अधिकार नहीं होता था। तो बर्नियर ने भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था, क्योंकि जो यूरोप में जो लोग होते थे उनके पास भूमि होती थी, उसमें उसका निजी स्वामित्व होता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ ये क्या था, इसको ये बेहतर मानता था, जो यूरोप में व्यवस्था थी, भारत की व्यवस्था को बेकार मानता था, ठीक है। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य और उसके जो निवासी हैं दोनों के लिए हानिकारक माना था, ठीक है। इसको ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है वो सारी भूमि का स्वामी होता था, और जो उसके पास जो जमीन होती थी वो अपने अमीरों के बीच में बांट देता था, और इससे अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए इसके जो परिणाम होते थे वो बुरे परिणाम होते थे, ठीक है, ऐसा फ्रांसुआ बर्नियर बताता है। बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। बर्नियर के विवरण ने 18वीं 19वीं शताब्दी में पश्चिम विचारों को प्रभावित किया, क्योंकि जो पश्चिम के लोग थे वो भारत के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन इसके विवरण से उनको भारत के बारे में जानकारी लगी और उनको पता लगा कि भारत जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है उनके मुकाबले में, यानी यूरोप के मुकाबले में। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों का विवरण दिया और इन शहरों को शिविर बताया, ठीक है, ये शिविर होते थे। और भूस्वामित्व को लेकर राजकीय व्यवस्था को, जो राजकीय व्यवस्था थी, जो मुगल व्यवस्था थी, उसको इसने गलत बताया है। सती प्रथा देखी उसने भारत में, तो सती प्रथा का भी इसने मार्मिक यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल विवरण दिया है। नेक्स्ट आपका इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए जो सबूत थे उसके बारे में आपको विवेचना करनी है। तो इब्न बतूता ये बताता है कि दास जो थे वो भारत के बाजारों में सामान्य वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। जिस तरीके से आसानी से हम वस्तु खरीदते हैं दुकानों में, उसी तरीके से यहाँ पे बाजारों में आसानी से दास, गुलाम जो होते थे, इनको बेचा जाता था। दासों को गिफ्ट में भी दिया जाता था, ठीक है, भेंट में भी दिया जाता था, यानी दास खरीद लिया, उसको किसी को गिफ्ट कर दिया। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उसको गिफ्ट कर दिए।
दासों को सामान्य घर का काम, जो घर के काम होते हैं, साफ सफाई या जो नॉर्मल काम होते हैं, ठीक है, ये करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। दास जो थे वो पालकियाँ उठाया करते थे उस समय में, क्योंकि उस समय में गाड़ी वगैरह इतनी नहीं होती थी, ठीक है, ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो पालकियाँ इस तरीके की चीज़ें होती थी। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। एक तरह से जो दासियाँ होती है वो गुप्तचर का काम करती थी। दासियाँ जो थी वो संगीत और गाना गाने का भी काम करा करती थी। दासों की जो कीमत थी वो काफ़ी कम होती थी, इतनी कम होती थी कि जो ज़्यादातर जो परिवार थे, नॉर्मल परिवार भी थे, वो आसानी से एक या दो दास जो है वो आराम से रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इस्लाम में प्रचलित अंधविश्वास और रीति रिवाजों का सूफी संतों ने खंडन करा। ये इनका विश्वास था कि ईश्वर अल्लाह जो है वो एक है, और अपने अनुयायियों को साधारण तथा पवित्र जीवन बिताने को इन्होंने कहा था। ये बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीते थे, और जो इनके अनुयायी होते थे उनको भी सिंपल जिंदगी जीने को कहते थे। सूफी मत का सिद्धांत क्या है ये समझिए। सूफी जो थे, इनका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना खुद का एक साहित्य था। सूफी संत जो थे ये खानकाह में रहते थे, खानकाह एक तरह से इनका मठ हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे रहा करते थे। सूफी संत जो थे ये जनमानस को स्थानीय भाषा में प्रचार करते थे। जनता की जो लोकल लैंग्वेज होती थी, स्थानीय भाषा होती थी, उसी में ये अपनी प्रचार वगैरह करते थे। सूफी मत के अनुसार चिश्ती सिलसिला जो अपने अनुयायियों को सांसारिक मोह माया से दूर रखने को कहता था, ठीक है, यानी ये जो इनका चिश्ती सिलसिला था, ये कहता था अपने अनुयायियों से कि जो सांसारिक मोह माया है, जो धन संपत्ति का लालच है, जो भोग विलास की जो जिंदगी जीते हैं लोग, इसको त्यागने का आदेश दिया, क्योंकि ये आध्यात्मिक जो रास्ता होता है उसमें बहुत बड़ी बात है। शेख जो होते थे वो अपने अनुयायियों को निर्धन तथा फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करने का निर्देश देते थे, यानी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण जिंदगी जीने को कहते थे। सूफी मत में अहिंसा और शांति में विश्वास रखते थे। इनको विश्वास था कि समाज की समस्याओं का समाधान जो है वो लड़ाई झगड़े की बदले अहिंसा पूर्ण शांति से करना चाहिए, ठीक है। सूफी संत जो थे वो विश्व में भाईचारे का प्रचार करते थे, और जो जातिगत भेदभाव था उसका भी विरोध करते थे, और ये हमेशा सत्य बोलना, सादा जीवन बिताना, निर्धन की सहायता करना, ऐसी बातों का प्रचार किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में स्त्रियों के योगदान की व्याख्या करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने में कई स्त्री संत जो थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्त्री संत में किस किस के नाम आते हैं, जैसे मीराबाई हो गई, अंडाल हो गई, करईकाल अम्मैयार हो गई, इनके नाम आते हैं, ठीक है। अंडाल जो थी एक अलवर स्त्री थी। अलवार ये विष्णु की भक्त थी। इसने क्या करा, खुद को विष्णु की प्रेयसी, प्रेयसी का मतलब प्रेमिका, प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना जो थी उसको छंदों में व्यक्त करती थी, छंद लिखा करती थी भगवान विष्णु को लेकर, ठीक है। और करईकल अम्मैयार जो थी ये नैनार स्त्री थी। नैनार का मतलब होता है जो शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है। और करकईल अम्मैयार जो थी इसने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था। इन दोनों महिला संतों के विचार जो थे उसने जनता को प्रभावित किया है, और आज भी अंडाल के जो भक्ति गीत है वो बहुत बड़े पैमाने पे गाए जाते हैं। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो थी ये कृष्ण की भक्त थी। इसने क्या किया, राजमहल के ऐश्वर्य को, यानी जो इसको राजमहल का जो लग्जरी जीवन था उसको त्याग दिया, और एक सन्यासिनी का जीवन अपनाया था। मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे, जिसको रविदास भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रैदास जो थे ये ये निचली जाति से माने जाते थे। तो इससे ये भी पता लगता है कि मीराबाई ने जाति प्रथा को नहीं माना, ठीक है, क्योंकि रैदास को अपना गुरु माना है। मीराबाई जो थी इसके द्वारा रचित पद जो है वो आज भी प्रेरणा के स्रोत है, आज भी लोग इसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीर, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं। अगर प्रासंगिक है, रेलिवेंस है इनका, तो कैसे है, कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं, समझिए। तो देखिए, कबीर, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी अगर हम इन संतों के विचारों को देखें तो आज भी इनके विचार समाज को प्रभावित करते हैं। इन संतों ने धार्मिक रूढ़िवादिता पर कठोर प्रहार किया है, ठीक है। जाति प्रथा और भेदभावपूर्ण जो समाज था उसकी आलोचना इन्होंने करी है। इन्होंने मनुष्य को इंसानियत की सीख दी है, ठीक है। जाति प्रथा को ये बिल्कुल बेकार मानते थे, भेदभाव को बिल्कुल गलत मानते थे, रूढ़िवादी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, इंसानियत की बात करते थे, ठीक है। समाज को कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभावित किया है। अगर हम संत कबीर की बात करें तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करा। जो कबीर थे ये हिंदू और मुस्लिमों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह देते थे कि कई बार ये इनसे नाराज रहते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है। संत कबीर जो थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा है, ठीक है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की जो कुरीति थी, जो कमियां थी, वो सामने रखा था इन्होंने। अगर गुरु नानक की बात करें
तो नानक जी जो थे ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का अस्वीकार किया, धार्मिक आडंबर जो पूजा पाठ के जो तौर तरीके थे उसको नहीं माना इन्होंने यज्ञ हो गया या अनुष्ठानिक जो स्नान हो गया या मूर्ति पूजा हो गई, कठोर तपस्या हो गई, इन सब का विरोध करा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों को भी नहीं माना, ठीक है। नानक जी ने रब को निराकार बताया, यानी जो ईश्वर होता है वो निराकार होता है, ठीक है। उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई शक्ल, उसकी कोई सूरत नहीं होती, वो अदृश्य होता है। और इन्होंने उपासना का एक सरल तरीका बताया है, स्मरण करना, ठीक है, माला जपना या फिर ईश्वर को याद करना। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का आपको पता है राजमहल की जो सुख सुविधाएं थी उसको त्याग दिया था, सन्यासी का जीवन अपनाया था। रैदास को गुरु माना था, इससे पता लगता है कि जाति प्रथा को नहीं मानती है। इनके जो पद हैं वो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको पता ही होगा मीराबाई का। अगला क्वेश्चन है, कबीर जो है एक समाज सुधारक थे और कबीर की शिक्षाओं के संदर्भ में आपको समीक्षा करनी है। तो देखिए कबीर जो थे ये एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में जो धार्मिक कट्टरता थी, जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो जाति प्रथा फैली हुई थी, समाज में जो भेदभाव होता था, जो धर्म में जो कमियां आ गई थी, इन सभी मुद्दे को उठाया और लोगों को जागरूक किया, ठीक है। कबीर की शिक्षा को समझिए। कबीर जो थे वो परम सत्य को अल्लाह कहते थे, खुदा कहते थे, हजरत कहते थे, पीर कहते थे, अलग कहते थे, निराकार कहते थे, इसी को ब्राह्मण, आत्मन, इस तरीके से कहते थे। कबीर ने एक ईश्वरवाद को समर्थन किया था, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, ठीक है। हिंदू धर्म में जो बहुदेव, क्योंकि हिंदू धर्म जो है हमारा धर्म, इसमें कई सारे देवताओं की पूजा की जाती है, इसका ये विरोध करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता पे भी इन्होंने बल दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक कुरीतियाँ थी, यानी जो धार्मिक जो गलत नीतियाँ थी, उसका इन्होंने उस पर खूब आघात करा। जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसका तो ये खुलकर विरोध करते थे, ठीक है। ये कबीर की कुछ शिक्षाओं में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। सूफी संतों के राज्य के साथ संबंध बताने हैं। सूफी संत तो आप समझ गए कौन है, सूफी संत। राज्य का मतलब सरकार से। अब सरकार ऐसी लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं होती थी, कौन सी सरकार थी, मुगल वगैरह होते थे, मुगल शासक। तो मुगल शासक के साथ जो सत्ता में जो भी शासक है उसके साथ सूफी संतों के संबंध जो है वो बताने कैसे थे। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय जो था वो संयम और सादगी का जीवन बिताते थे, सत्ता से दूर रहने पे बल देते थे, ठीक है। जो सूफी थे ये बिल्कुल सिंपल जिंदगी बिताते थे और सत्ता से दूर रहने पे बल देते थे। यदि सत्ताधारी वर्ग यानी जो शासक है वो बिना मांगे इनको अनुदान दे, कोई गिफ्ट दे, तो ये उसको स्वीकार कर लेते थे। सुल्तान द्वारा खानका क्या होता है, जहाँ पे इनके संत रहा करते थे, ये इनके लिए एक तरह से आश्रम हो गया, इनका मठ हो गया, ठीक है। खानका की जो भूमि होती थी, शासक ने उसको कर मुक्त कर दिया था, ठीक है, यानी उसमें इनका कोई टैक्स नहीं लगता था। और सूफी धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। अगर इनको कोई पैसा दे या कोई वस्तु दे, सामान दे, तो उसको स्वीकार कर लेते थे। इनको ये संजोते नहीं थे, जो भी इनको गिफ्ट में मिला उसको रखते नहीं थे, बल्कि उसको खाने में, कपड़े के रूप में, रहने की व्यवस्था में, अनुष्ठानों में इसको खर्च कर दिया जाता था, जो भी इनको पैसा मिलता था, ठीक है। शासक जो थे वो न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे बल्कि उनके समर्थन के भी कायल थे, क्योंकि शासक चाहते थे इनका समर्थन करे संत, क्योंकि संत जो होते थे इनके पास हजारों लोगों की जनसंख्या होती थी, ठीक है, हजारों लोग इनके फॉलोवर होते थे, तो इसलिए चाहते थे कि संत जो है हमेशा इनके पक्ष में रहे। शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानका के नज़दीक बनवाते थे। कोई भी शासक है तो वो खानका के नज़दीक या ही अपनी कब्र बनवाना पसंद करता था। कभी कभी सुल्तान और सूफी के बीच में तनाव के भी एग्जाम्पल मिले। कभी कभी सूफी संत को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी हैं उन्हें सुल्तान उल मशेक कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीर की प्रमुख शिक्षाओं को बताओ और उनका संप्रेषण किस प्रकार हुआ। तो देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन ना अलग अलग लैंग्वेज में आता है, ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को दो बार तीन बार रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में पूछे हुए हैं। तो आप आंसर को देख लो, समझ लो, सेम है जो अभी बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु नानक के बारे में आपको बताना है, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना है, क्या वो नया धर्म स्थापित करना चाहते थे। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप एक बार इसको पढ़ लो स्क्रीन को, क्योंकि सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, ये सेम है। अब आगे इसका आंसर है, गुरु नानक क्या कोई नवीन धर्म स्थापित करना चाहते थे। तो इसका आंसर है नहीं, वो कोई नया धर्म जो है उसको स्थापित नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिंगायत, ये बहुत आता है। लिंगायत कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संदर्भ में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, उसके बारे में बताना है।
तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक जो है यहाँ पे एक नया आंदोलन जो था इसका उद्भव हुआ। इसका जो नेतृत्व था वो बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है। इसी के अनुयायी जो थे वो वीर शैव या लिंगायत कहे जाते थे। कर्नाटक में बहुत बड़ी जनसंख्या है लिंगायतों की, ठीक है। ये शिव भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए इनको वीर शैव कहा जाता है, यानी शिव के वीर। इनको लिंगायत भी कहा जाता है क्योंकि लिंग धारण करते हैं, यानी अपने जो लेफ्ट जो कंधा वगैरह होता है वहाँ पे छोटा सा शिवलिंग धारण करते हैं, ठीक है। जाति प्रथा के संदर्भ में इन्होंने क्या इनका क्या योगदान है, क्या कहा है, ये समझिए। तो लिंगायत जो है इन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना, जाति प्रथा का ये खुलकर विरोध करते थे। लिंगायत ने जाति की अवधारणा को और कुछ समुदाय को दूषित होने वाली जो ब्राह्मणी अवधारणा था उसका खुल के इन्होंने विरोध करा, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो कुछ जातियों को नीची जाति मानते थे, जिसका इन्होंने विरोध करा था। लिंगायत समुदाय ने पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसको भी नहीं माना, उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। इनका मानना था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वो उस शिव में लीन हो जाता है, ठीक है, वो संसार में दोबारा नहीं लौटता कभी भी। इन्होंने धर्मशास्त्र में दिए गए जो जो भी चीज़ें थी उसको स्वीकार, ठीक है, उसको अस्वीकार करा है, यानी उसको स्वीकार नहीं करा है, उसको नहीं माना है। धर्मशास्त्र में जो भी चीज़ें थी उसको नहीं मानते थे। ये वयस्क विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, इस चीज़ को भी इन्होंने क्या करा था, लिंगायतों ने इसे भी मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये वयस्क विवाह को मानते थे, विधवा का पुनर्विवाह पे भी ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट है आपका संत कवयित्री मीराबाई के जीवन के बारे में बताना है और समाज में जो इनसे प्रचलित जो मान्यताओं का इन्होंने उल्लंघन किया था ये बताना है। तो देखिए मीराबाई जो है ये मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह जो था इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, ठीक है। इनके विवाह जो था इनकी मर्जी के खिलाफ सिसोदिया परिवार में हो गया था और इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करी और पत्नी और माँ का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको निभाने से मना कर दिया। कह रही ना तो ये पत्नी की जिम्मेदारी निभाएंगी और ना माँ की। मीराबाई जो थी ये विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति जो था स्वीकार कर चुकी थी। बचपन से इनका जो मन था वो कृष्ण पे था और मीराबाई को उनके ससुराल वालों ने जहर देने का भी प्रयास किया था, इनको मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो बच गई थी, भाग गई थी। फिर ये राजभवन से सुख सुविधाओं से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बन गई और पूरी जिंदगी इसी तरीके से इन्होंने बिताई थी, ठीक है। इन्होंने अपने अंतर मन के भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे गीतों की रचना करी थी और मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे, जो कि एक चर्मकार जाति से थे। इस प्रकार ये पता लगता है कि इन्होंने जातिवादी जो व्यवस्था थी उसको नहीं माना। मीराबाई ने राजमहल के सुख को त्याग दिया और विधवा की तरह एक सफ़ेद कपड़ा पहनती थी और सन्यासी वाला जीवन बिताती थी, ठीक है। कृष्ण के लिए गीत गाती थी। अगला क्वेश्चन है अमर नायक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये कहीं ना कहीं देखो दिल्ली सल्तनत में अगर आपने पढ़ा हो तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली होती थी, कहीं ना कहीं ये एकता प्रणाली से मिलती जुलती थी, ठीक है। अमर नायक जो होते थे ये सैनिक कमांडर होते थे, याद रखिए अमर नायक कौन थे, सैनिक कमांडर थे। इनको राय के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र दिए जाते थे। राय कौन है, जो विजयनगर के शासक होते थे और वो अपने आप को राय कहलवाना पसंद करते थे, यानी विजयनगर शासक जो होते थे उनके अंडर होते थे ये। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से टैक्स लेते थे, ठीक है, कर वसूलते थे। इनको कुछ क्षेत्र दिया होता था तो इनके क्षेत्र में जो भी किसान है, शिल्पकर्मी है, व्यापारी है, उन सब से टैक्स इकट्ठा करते थे और टैक्स जो इनको मिलता था उसका कुछ हिस्सा तो ये अपने खुद के खर्चे के लिए रख लेते थे, ठीक है, अपने घोड़े, अपने हाथियों के दल के रख रखाव के लिए अपने पास रखते थे और कुछ उसको शासक को दे दिया करते थे, ठीक है। यह दल विजयनगर शासक को एक सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, यानी कि जब शासक को सेना चाहिए होती थी तो सैनिक शक्ति के रूप में भी ये कमांडर इनको सैनिक अपने देते थे। इनकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत पे अपना पूरा नियंत्रण किया हुआ था। राजस्व का कुछ हिस्सा जो था वो मंदिर, सिंचाई के साधन के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। तो ये अमर नायक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी इसमें जीवन की मुख्य विशेषता के बारे में बताइए। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा में यमुना नदी जो है उसके किनारे में होती थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे होते थे, बड़ा सा हॉल होता था जिसको जमात खाना बोला जाता था। यहाँ पे अतिथि वगैरह जो थे वो आया करते थे, रहते थे, उपासना करते थे। सहवासी जो इनके साथ में रहने वाले लोग थे ये शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी हुआ करते थे। शेख जो थे वो छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहाँ पर मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे, ठीक है। खानकाह जो था उसके चारों ओर दीवारें से उसको घेरा जाता था। यहाँ पे एक सामुदायिक रसोई भी होती थी जिसमें लंगर होता था।
यहाँ सभी तबके के लोग आते थे, यहाँ सिपाही भी आते थे, गुलाम भी आते थे, व्यापारी भी आते थे, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हर तरह के लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, ताबीज लेने के लिए आया करते थे। ठीक है। शेख जो था वो मध्यस्थता भी करवाते थे, मान लो कभी दो वर्गों के बीच में विवाद हो जाए तो ये उसको सुलझाने का काम भी करते थे। शेख के सामने लोग झुकते थे। ठीक है। झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों का सर मुंडन और यौगिक व्यायाम वगैरह ये सब होता था यहाँ पे। और जो स्थानीय परंपरा थी उसको अपनाने का प्रयास भी किया गया था। तो ये कुछ शेख की जो इनकी खानकाह हुआ करती थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है विजयनगर वाले चैप्टर से, यह है महानवमी डिब्बा। इसका क्या मतलब है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, शहर के सबसे ऊंचे स्थान पे एक महानवमी डिब्बा नाम से एक बड़ा सा मंच था। ये लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक था। ठीक है। यानी 40 फीट, यानी 4 मंजिल आप मान लो, इतना ऊंचा था। इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी और मंच का आधार जो था, यानी जो बेस होता था, उस पर कुछ चित्र बने हुए थे नीचे की साइड। ये जो संरचना थी, इससे जुड़े अनुष्ठान जो होते थे वो सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने का जो सर्दियों का महीना होता है ना, जो दशहरे वाला टाइम होता है, यानी 10 दिन का जो हिंदू त्यौहार होता है जिसमें दशहरा होता है, नवरात्रि होती है। ठीक है। जिसको उत्तर भारत में दशहरा और बंगाल में दुर्गा पूजा कहा जाता है, या नवरात्रि, महानवमी भी नाम से इसको जानते हैं। इस त्यौहार को यहाँ पे मनाया जाता था महानवमी डिब्बा में। ठीक है। इस अवसर पे क्या होता था, विजयनगर के जो शासक थे वो अपने ताकत का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पे धर्म अनुष्ठान किए जाते थे, मूर्ति पूजा होती थी, जो राज्य का जो घोड़ा होता था उसकी पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। तो ये पूरा एक मतलब एक उत्सव का माहौल होता था। यहाँ पे एक नृत्य होता था, कुश्ती की कंपटीशन होते थे, घोड़े, हाथी और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ठीक है। साथ में जो मुख्य नायक या अधीनस्थ राजा होते थे ये सब आते थे, और भेंट वगैरह दिए जाते थे, गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता था। त्योहार के अंतिम दिन में राजा जो होते थे अपने नायकों को सेना का खुले मैदान में आयोजित समारोह में निरीक्षण करते थे कि उनके जो नायक है उनकी सेना कैसी है, उनके रण कौशल को देखते थे। ठीक है। ये सब चलता था। एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आता है कि विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी जल आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था। तो देखिए, जल आवश्यकता जो है वो तुंगभद्रा नदी जो थी इसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था, पानी जिसमें रहता था, इससे पूरी हो जाती थी। ठीक है। जल जो था हौज के निर्माण, यानी हौज का निर्माण किया गया था जिससे पानी जो था वो पहुंचा दिया जाता था। फिर एक कमलपुरम जलाशय जो था, ठीक है, इसे बनाया गया था, इससे पानी की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती थी। फिर हिरिया नहर जो थी वो भी बनाई गई थी, इससे भी पानी की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती थी। तो ये बता सकते हो आप, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे देखिए, आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने सारे डिस्कस करे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो यही आएंगे, बस लैंग्वेज कभी कभी थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।